हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का अध्याय 14 जो कि है श्वसन और गैसों का विनिमय। हमने इसका 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका पार्ट 3, ओके, यानी कि भाग 3, ठीक है, 3rd पार्ट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है उस लेक्चर में हम इस अध्याय का कौन सा पोर्शन कवर करेंगे। आज का हमारा बेसिकली पोर्शन रहेगा, टॉपिक रहेगा हमारा श्वसन मार्ग का प्रारंभिक भाग, ठीक है, नाक से ग्रसनी तक। फिर देखेंगे कंठ और श्वसन नली की संरचना क्या है। फिर देखेंगे श्वसनियों का शाखन और संरचना। उसके बाद कूपिकाएं और श्वसन के कार्यात्मक भाग पर चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके हम सारे कवर करते हैं, समझते हैं। पहला है श्वसन मार्ग का प्रारंभिक भाग, नाक से लेकर ग्रसनी तक। ये आता है प्रारंभिक भाग में। आप पिक्चर भी देखिए, समझ आएगा आपको। नेसल कैविटीज एंड ओपनिंग्स, बाह्य नाश द्वार और नासा मार्ग। अब देख समझिए, ये जो हम नेसल कैविटीज जो होता है, ठीक है, जहाँ से जो हवा होती है जो अंदर जाती है बाहर आती है ना। तो श्वसन तंत्र की शुरुआत बाह्य नासा द्वार यानी नॉस्ट्रिल से होती है, जो कि हमारे शरीर के एक तरह से एंट्री गेट की तरह काम करते हैं। ये नासा द्वार हवा को अंदर लेने का पहला माध्यम होते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे बाल यानी नेसल हेयर्स होते हैं और श्लेष्मा यानी कि म्यूकस मौजूद होते हैं, ओके, जो कि हवा में क्या होता है मौजूद धूल, धुआं और भी सूक्ष्म कणों को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। यानी कि जैसे ही हवा अंदर प्रवेश करती है उसकी शुरुआती सफाई यहीं से शुरू हो जाती है। इसके बाद हवा कहाँ जाता है, नासा मार्ग में, नेसल पैसेज से होकर आगे बढ़ती है, जहाँ की उसका प्रवाह थोड़ा सा घुमावदार रास्ते से होता है। इस घुमाव का फायदा यह होता है कि हवा ज़्यादा समय तक अंदर रहती है, जिससे कि उसकी फिल्टरिंग, वार्मिंग और मॉइस्चरिंग अच्छे से हो पाती है, ठीक है, क्योंकि पूरा जो भी रहता है वो अंदर तो जाता नहीं है, वो फिल्टर होकर जाता है, ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट में बहुत से पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, है ना, प्रदूषण जिससे होते हैं, तो सारा कुछ अंदर नहीं जाता है, वो फिल्टर होता है। जैसे कि किसी घर के मुख्य दरवाजे पर जाली लगी होती है ना, जो कि बाहर की धूल को अंदर आने से रोकती है, ठीक है। कोई भी कीड़ा होता है, मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, उसको अंदर आने से रोकती है ना, लेकिन हवा आ सकती है, इसलिए जाली लगाया जाता है कि नहीं। चलिए, तो बिल्कुल ये भी उसी तरह से है। नेक्स्ट आते हैं नासा कक्ष यानी कि नेसल कैविटी। नासा कक्ष श्वसन मार्ग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां हवा सिर्फ आगे नहीं बढ़ती है बल्कि तैयार भी होती है। यहाँ की अंदरूनी सतह श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से ढकी होती है, जो कि हवा को क्या करती है, मॉइस्ट बनाती है, नम बनाती है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि हवा को शरीर के तापमान के अनुसार गर्म कर देती है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ सूक्ष्म रोम यानी सीलिया भी होते हैं, जो कि लगातार हिलते रहते हैं और फंसे हुए कणों को बाहर की ओर धकेलते हैं। इस तरह नासा कक्ष हवा को साफ, नम और गर्म बनाकर आगे भेजता है, यानी कि यह एक प्रोसेसिंग चैम्बर की तरह काम करता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि कोई वाटर प्यूरिफायर है, जो कि पानी को साफ करके उपयोग के योग्य बनाता है, ओके। तो ये जो नेसल चैम्बर है, नेसल कैविटी है, वो भी बिल्कुल यही काम करता है। नेक्स्ट देखिए फैरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ग्रसनी एक साझा मार्ग होता है, कॉमन पैसेज होता है, जो कि श्वसन और पाचन दोनों तंत्रों के लिए काम करता है। यानी यहाँ से हवा भी गुजरती है और भोजन भी, ओके। यह नासा कक्ष को कंठ यानी कि लेरिंग्स से जोड़ती है और आगे की प्रक्रिया के लिए रास्ता बनाती है। ग्रसनी को आप देख सकते हो कि 3 भागों में बांटा जाता है, ओके। 3 भाग आ जाता है, नेजोफेरिंग्स, ठीक है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, ओरोफेरिंग्स जिसे बोलते हैं, और फिर कंठ ग्रसनी, लैरिंजियोफेरिंग्स। ये 3 पार्ट में इसको बांटा जाता है, ये फेरिंग्स को। फिर जो ये विभाजन होता है ना, वो हवा और भोजन के प्रवाह को व्यवस्थित करने में मदद करता है। जैसे कि किसी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे अलग अलग ट्रेनों के लिए रास्ते बने होते हैं, लेकिन शुरुआती जगह एक ही जगह से होती है ना। तो ये भी बिल्कुल यही है, कॉमन पैसेज की तरह काम करता है, ठीक है। और इसे फिर 3 भागों में बांट दिया जाता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स। चलिए नेक्स्ट आता है कंठ और श्वसन नली की संरचना। समझिए कंठ क्या होती है, लैरिंग्स। आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो अच्छे से, मैंने बिल्कुल डायग्राम लगाया ताकि आप समझ सको कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। कंठ जो होता है, लैरिंग्स, केवल वॉइस बॉक्स नहीं है, बल्कि यह श्वसन और ध्वनि दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण जंक्शन की तरह काम करता है।
यह कई उपास्थियों यानी कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है, जिनमें कि प्रमुख होता है थायराइड कार्टिलेज, जिसे कि हम बाहर से एडम्स एप्पल के रूप में महसूस कर सकते हैं। क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है, दूसरा। फिर आप कह सकते हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ये भी होता है। ये सभी मिलकर एक मजबूत लेकिन आप कह सकते हो लचीला ढांचा बनाते हैं, जो कि हवा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। कंठ के अंदर स्वर रज्जुएं होते हैं, ठीक है, स्थित होती है, वोकल कॉर्ड्स जिसे बोलते हैं, जो कि वास्तव में म्यूकस मेम्ब्रेन की तहें होती हैं, लेयर्स होती हैं। जब हम समान रूप से सांस लेते हैं तो ये जो रज्जुएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो खुली रहती हैं, जिससे कि हवा आसानी से अंदर बाहर जा सके। लेकिन जब हम बोलते हैं तो ये आपस आप कह सकते हो कि ये पास आकर क्या होती है, कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, और यह कंपन हवा के दबाव से उत्पन्न होता है, और ये ध्वनि का मूल स्रोत होता है यही, ठीक है, लैरिंक्स। ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस और पिच जो होता है इन रज्जुओं के तनाव यानी टेंशन और लंबाई पर निर्भर करती है। जैसे कि जितना ज्यादा तनाव उतनी तेज और ऊंची ध्वनि, है ना। और फिर आप कह सकते हो कि इसके अलावा कंठ का एक और भी महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो होता है निचले श्वसन मार्ग, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ये रक्षा करता है। यह हवा को नियंत्रित रूप से श्वसन नली में भेजता है और बाहरी कणों को नीचे जाने से रोकने में भी मदद करता है। जैसे कि कोई आप कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि तार होते हैं, है ना, स्ट्रिंग्स हवा के साथ मिलकर अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, इसमें भी हवा से कंपन होता है ना, आपस में पास आकर वो कंपन करते हैं और उसके बाद आवाज आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एपिग्लोटिस यानी कंठ छल। देखिए एपिग्लोटिस जो होता है एक छोटी सी लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है, जो कि श्वसन और पाचन तंत्र के बीच गेट कीपर की भूमिका निभाती है। ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है, जिससे कि ये बहुत लचीला होता है और जल्दी जल्दी अपनी स्थिति बदल सकता है। जब हम समान रूप से सांस लेते हैं तो जो एपिग्लोटिस होता है वो ऊपर उठा रहता है, जिससे कि हवा बिना किसी रुकावट से कहा जाता है कंठ और श्वसन नली में प्रवेश कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम भोजन निगलते हैं, ओके, स्वैलो करते हैं, स्वैलोइंग करते हैं, तो ये तुरंत नीचे झुककर कंठ के द्वार यानी ग्लोटिस जो होता है उसको ढक लेता है, कवर कर लेता है। इससे क्या होता है, भोजन जो होता है वो श्वसन नली में जाने से रुक जाता है और वह सही मार्ग रश्मि से होकर अन्न नली यानी इसोफेगस में चला जाता है। और यही कारण है, जैसे कि खाते वक्त क्या होता है, हम बोलते हैं ना खाते वक्त हमें बात नहीं करनी चाहिए, तो कारण यही है, ठीक है, क्योंकि खा रहे हैं तब वो जो ग्लॉटिस को ढका रहता है, ओके, एपिग्लॉटिस, जिससे कि वो श्वसन नली में नहीं जाए खाना। लेकिन यदि हम बोलेंगे तो वो हट सकता है और खाना श्वसन नली में जा सकता है, जिससे कि हमें खांसी आ सकती है ना। और ये बहुत कभी कभी जानलेवा भी होता है, तो हमें इस पर ध्यान भी रखना चाहिए। ये जो प्रक्रिया होती है ना बहुत ही तेजी से और स्वचालित होती है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में होती है, इसलिए सामान्यतः हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी अगर यह समन्वय बिगड़ जाए तो भोजन का कण श्वसन नली में चला जाता है, जिससे कि तुरंत खांसी का रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है। ये शरीर का एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इसे ऐसे आप समझिए जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग का गेट है, जो कि ट्रेन के आने पर सड़क को बंद कर देता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट देखिए ट्रैकिया, श्वसन नली। श्वसन नली यानी ट्रैकिया जो होता है वो कंठ से शुरू होकर छाती के मध्य भाग यानी मेडियस्टेनियम तक जाती है और लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह पांचवी वक्षीय केशिरुका यानी T5 जो होता है उसके स्तर पर जाकर दो मुख्य श्वसनियों यानी प्राइमरी ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इसके सी आकार के उपास्थि में वलय कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होते हैं सी शेप के होते हैं। ये वलय आगे और किनारों से श्वसन नली को कठोर बनाए रखते हैं, लेकिन पीछे की ओर ये अधूरे होते हैं, ओपन होते हैं। पीछे का भाग मांसपेशियों यानी कि ट्रैकियलिस मसल से बना होता है, जो कि अन्न नली के लिए जगह छोड़ता है। और इस संरचना का फायदा यह होता है कि श्वसन नली हमेशा खुली रहती है और भोजन निगलते समय अन्न नली थोड़ा फैल भी सकती है। इसके अंदर की सतह जो होती है सीलिएटेड सीरो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है, जिसमें कि सीलिया और म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स होते हैं। म्यूकस क्या करता है, धूल और कणों को पकड़ लेता है और सीलिया उन्हें ऊपर की ओर ग्रसनी तक वापस ले जाते हैं। इसे आप बोल सकते हो म्यूकोसिलियरी एस्केलेरेटर, ओके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफाई तंत्र होता है जो कि फेफड़ों को प्रदूषण और संक्रमण से बचाता है। जैसे कि किसी कन्वेयर बेल्ट पर कचरा धीरे धीरे ऊपर की ओर भेजा जा रहा हो ताकि उसे बाहर निकाला जा सके, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ओके।
चलिए नेक्स्ट आता है श्वसनियों का शाखन और संरचना। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनियां। देखिए दिखाया भी गया है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, किस प्रकार से ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हुआ है। ठीक है, देखिए जब श्वसन नली यानी ट्रैकिया नीचे की ओर जाती है तो ये दो मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें कि हम प्राथमिक श्वसनियां कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। यह एक दाएं फेफड़े में और दूसरी बाएं फेफड़े में। इसके बाद आप पिक्चर भी देखते जाइए, समझ आएगा आपको। इसके बाद क्या होता है, ये शाखाएं जो होती है और भी छोटे भागों में विभाजित होती है जिन्हें हम द्वितीयक और तृतीयक श्वसनियां कहते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक अत्यंत सुव्यवस्थित यानी ब्रांचिंग सिस्टम बनाती है जिससे कि वायु फेफड़ों के हर छोटे बड़े हिस्से तक समान रूप से पहुंच पाती है। यह व्यवस्था इतनी सटीक होती है कि फेफड़ों के किसी भी भाग में हवा की कमी नहीं होती है जिससे कि गैस विनिमय प्रभावी रूप से हो सके। जैसे कि एक बड़े पेड़ का तना है, धीरे धीरे शाखाओं और उप शाखाओं में बंटकर हर पत्ती तक पानी और पोषक तत्व पहुंचाता है, ठीक वैसे ही यह श्वसनियों का जाल हवा को हर कूपिका तक पहुंचाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं श्वसनियां। आप देखिए ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो जब श्वसनियां और अधिक पतली होती जाती हैं तो ये श्वसनिकों ब्रोंक्यूल्स में बदल जाती हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म और नाजुक नलिकाएं होती हैं जिनमें की उपास्थि कार्टिलेज नहीं होती हैं बल्कि ये चिकनी मांसपेशियों यानी स्मूथ मसल से बनी होती हैं और यही कारण है कि आवश्यकता के अनुसार फैल और सिकुड़ सकती है, डायलेट भी हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो सकती है। इनका मुख्य कार्य होता है हवा को अंतिम गंतव्य यानी कि कूपिकाओं एल्वियोलाई तक पहुंचाना। साथ ही आप कह सकते हैं कि ये वायु के प्रवाह यानी एयर फ्लो को नियंत्रित भी करती है। जैसे कि अगर शरीर को अधिक ऑक्सीजन चाहिए जैसे कि दौड़ते समय, है ना, तो ये फैल जाती हैं ताकि अधिक हवा अंदर जा सके। जैसे कि किसी शहर की बड़ी सड़कों से छोटी छोटी गलियों में रास्ता जाता है और अंत में वही रास्ता किसी घर तक पहुंचता है, तो श्वसनिकाएं भी उसी तरह है। ठीक है, वो हवा को अंतिम स्थान तक पहुंचाती है। ओके, नेक्स्ट आता है उपास्थि में वलयों की भूमिका। देखिए क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कार्टिलेजिनस रिंग्स है, पीछे से इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। श्वसन नली और बड़ी श्वसनियों में सी आकार के उपास्थि में वलय कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं जो कि इन नलिकाओं को हमेशा खुला बनाए रखते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि यदि ये नलिकाएं दब जाए तो हवा का प्रवाह रुक सकता है और श्वसन बाधित हो सकता है। ओके, इन वलयों की खास बात यह होती है कि ये पूरी तरह गोल नहीं होते हैं बल्कि पीछे की ओर खुले होते हैं, सी शेप के होते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से सी शेप के होते हैं। ओके, फिर क्या होता है, जैसे कि सी शेप के होने के कारण भोजन जो होता है, भोजन नली इसोफेगस को फैलने की जगह मिल सकती है, खासकर जब हम खाना निगलते हैं तब, खाना खाते हैं तब। इसके अलावा श्वसन नली के अंदर मौजूद शीलिया जो होते हैं, सूक्ष्म बाल जो होते हैं, म्यूकस जो होती है, श्लेष्मा होते हैं, वो क्या करते हैं, धूल, बैक्टीरिया और अन्य कणों को पकड़कर ऊपर की ओर वापस भेजते रहते हैं जिससे कि फेफड़े क्या हो, साफ और सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि किसी पाइप के चारों ओर मजबूत छल्ले लगे हों जो उसे दबने नहीं देता है और अंदर से पानी या फिर हवा जो भी होता है उसका प्रवाह क्या होता है, लगातार बनाए रखता है। ओके, अब आते हैं कूपिकाएं और श्वसन के कार्यात्मक भाग के बारे में जानते हैं। देखिए एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, कूपिकाएं जो होती हैं एल्वियोलाई वो वास्तव में श्वसन तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि यहीं पर जीवन के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। ये ऑफ कोर्स बहुत छोटी और थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जिनकी दीवारें क्या होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है और पतली इसीलिए होती है क्योंकि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। बस एक कोशिका मोटाई होती है इसकी। इस पतली संरचना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आर पार जाने में बिल्कुल कम बाधा मिलती है, जिससे कि विसरण यानी कि डिफ्यूजन बहुत तेजी और आसानी से हो पाता है। कूपिकाओं की बात करें तो कूपिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिकाएं यानी कैपिलरीज का घना जाल फैला होता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, बिल्कुल कैपिलरीज आपको दिख रही है, पूरी तरह से चारों तरफ से जाल टाइप का बनाया हुआ है ना। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो कूपिकाओं में पहुंची ऑक्सीजन इस पतली झिल्ली को पार करके सीधे रक्त में चली जाती है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकलकर कूपिकाओं में आ जाती है और इस पूरी संरचना को रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि अत्यंत कुशल गैस विनिमय सुनिश्चित करता है। इसके अलावा कूपिकाओं की संख्या लाखों में होती है, जिससे कि उनका कुल सतह क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है, लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना,
और यही कारण है कि हमारे फेफड़े इतनी बड़ी मात्रा में गैसों का आदान प्रदान कर पाते हैं। जैसे कि लाखों छोटे गुब्बारे एक साथ लगे हो, जिनकी पतली दीवारें हवा के आदान प्रदान को बहुत आसान बना देती है ना। तो जस्ट आप एग्जाम्पल्स लेके देख सकते हो, आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर देखिए चालन भाग यानी कंडक्टिंग पार्ट। श्वसन तंत्र का चालन भाग वह हिस्सा होता है जो हवा को बाहर से फेफड़ों के अंदर तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? नासाद्वार, नासाकक्ष, ग्रसनी, पंठ, श्वसन नली, पिक्चर भी देखते जाइए, ठीक है, श्वसनिया और अंतस्थ श्वसनिकाएं, ये सभी शामिल होती हैं। इस पूरे मार्ग का मुख्य काम होता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। यहाँ गैसों का वास्तविक आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन यह हिस्सा सिर्फ रास्ता नहीं होता है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण प्रिपरेशन जोन भी होता है। यहाँ हवा को साफ किया जाता है, धूल और कणों को म्यूकस और सीलिया द्वारा हटाया जाता है, उसे नम बनाया जाता है, मॉइस्ट बनाया जाता है और शरीर के तापमान के अनुसार गर्म या ठंडा किया जाता है। इससे जब हवा कूपिकाओं तक पहुंचती है तो वह पूरी तरह रेडी होती है गैस विनिमय के लिए। और यह व्यवस्था शरीर के लिए सुरक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह बाहरी हानिकारक कणों को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकती है। जैसे कि किसी फैक्ट्री में कच्चे माल का पहले साफ और तैयार किया जाता है ताकि आगे की प्रक्रिया सही तरीके से हो सके, तो बिल्कुल यहाँ भी पहले हवा को साफ किया जाता है, मॉइस्ट बनाया जाता है, ठीक है, ताकि डिफ्यूजन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट आते हैं विनिमय भाग यानी एक्सचेंज पार्ट। विनिमय भाग श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और एक्टिव हिस्सा होता है, जहां वास्तविक गैस विनिमय होता है। इसमें कूपिकाएं यानी एल्वियोलाई जो होती है वो कूपिका नलिकाएं आती हैं, एल्वियोलर डक्ट्स आते हैं, उनसे जुड़ी संरचनाएं शामिल होती हैं। यही वह स्थान होता है जहां ऑक्सीजन वायु से रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वायु में निकलती है। इस भाग की सबसे खास विशेषता यह होती है कि इसकी अत्यंत पतली दीवार, विशाल सतह क्षेत्र और समृद्ध रक्त आपूर्ति, रिच ब्लड सप्लाई, ये तीनों विशेषताएं मिलकर गैसों के तेज और प्रभावी विनिमय को संभव बनाती है। और यहाँ पर कोई सक्रिय ऊर्जा खर्च नहीं होती है, बल्कि पूरा कार्य दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट और विसरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट है, आप आगे के लेक्चर्स में समझोगे इसे अच्छे से। यदि यह भाग ठीक से कार्य ना करे तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे कि गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ओके, जैसे कि किसी व्यापारिक केंद्र, आप समझ सकते हो, मार्केट प्लेस में असली लेन देन होता है और वहीं पर सामान का आदान प्रदान होता है, तो ठीक उसी तरह श्वसन तंत्र में कूपिकाएं भी वह स्थान है जहां जीवन के लिए आवश्यक गैसों का लेन देन होता है। ओके, चलिए अब बता संक्षेपण, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा श्वसन मार्ग का प्रारंभिक भाग, नाक से ग्रसनी तक, फिर हमने कंठ और श्वसन नली की संरचना देखी, फिर हमने श्वसनियों का शाखन और संरचना देखा, फिर हमने कूपिकाएं और श्वसन के कार्यात्मक भाग पर चर्चा की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।